Hello and welcome to another episode of Law MCQs of Drishti Judiciary. Let's begin. Which court rule legalized suo motu jurisdiction in India? Supreme Court Rules 2014, NGT Act 2010, Environmental Protection Act 1986, Code of Criminal Procedure 1973. भारत में स्वतः संज्ञान अधिकारिता को वैध बनाने वाला न्यायालय नियम कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय नियम 2014, एनजीटी अधिनियम 2010, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या दंड प्रक्रिया संहिता 1973. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2014. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय नियम 2014. There is no specific statute for suo motu powers, but the Supreme Court Rules 2014 formally legalized the exercise of this power by the Supreme Court. Suo motu jurisdiction is part of judicial activism in India, where courts initiate proceedings on their own motion to address issues of public importance, especially human rights violations and environmental protection. स्वतः संज्ञान शक्तियों के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नियम 2014 ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस शक्ति के प्रयोग को वैध बनाया है. स्वतः संज्ञान क्षेत्राधिकार भारत में न्यायिक सक्रियता का हिस्सा है, जहां अदालतें सार्वजनिक महत्व के मुद्दों, विशेष रूप से मानवाधिकार उल्लंघन और पर्यावरण संरक्षण के मुद्दों को संबोधित करने के लिए अपने स्वयं के प्रस्ताव पर कार्यवाही शुरू करती है. नेक्स्ट, which section of the Consumer Protection Act deals with enforcement of orders? Section 68, Section 71, Section 74 और Section 75. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा आदेशों के प्रवर्तन से संबंधित है? धारा 68, धारा 71, धारा 74 या धारा 75? The correct answer of this question is option B, Section 71. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 71. Section 71 of the Consumer Protection Act empowers the Commission to enforce the orders of the District Commission, State Commission or National Commission in the same manner as a court decree using the provisions of Order 21 of the Code of Civil Procedure. Section 72 of the Consumer Protection Act provides penalty for non-compliance of orders. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 71 आयोग को सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 21 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए जिला आयोग, राज्य आयोग या राष्ट्रीय आयोग के आदेशों को न्यायालय के आदेश की तरह ही लागू करने का अधिकार देती है. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 72 आदेशों का पालन न करने पर दंड का प्रावधान करती है. नेक्स्ट, which section of CRPC deals with a magistrate's power to direct police to register an FIR? Section 482, Section 156 Clause 3, Section 202, Section 437. CRPC की कौन सी धारा मजिस्ट्रेट की पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश देने की शक्ति से संबंधित है? धारा 482, धारा 156(3), धारा 202 या धारा 437? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, सेक्शन 156 क्लॉज 3. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, धारा 156(3). Recently in the Mukesh Kharwar versus State of Uttar Pradesh and 3 others, the Allahabad High Court ruled that a magistrate cannot refuse to direct the police to lodge an FIR under Section 156 Clause 3 of the CRPC solely because the facts are known to the applicant and must consider the nature and requirements of the case. Section 156 Clause 3 of the Code of Criminal Procedure 1973 empowers a magistrate to order a police investigation in cognizable cases upon receiving a complaint. हाल ही में मुकेश खरवार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक मजिस्ट्रेट पुलिस को सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने से केवल इसलिए इनकार नहीं कर सकता क्योंकि आवेदक को तथ्य पता हैं और उसे मामले की प्रकृति और आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए. दंड प्रक्रिया संहिता
1973 की धारा 156(3) एक मजिस्ट्रेट को शिकायत प्राप्त होने पर संज्ञेय मामलों में पुलिस जांच का आदेश देने का अधिकार देती है। नेक्स्ट, व्हाट डज सेक्शन 9 ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 डील विद? रिहैबिलिटेशन ऑफ जुवेनाइल्स, प्रोसीजर फॉर नॉन एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड्स एज और राइट्स ऑफ पेरेंट्स। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 9 किससे संबंधित है? किशोरों का पुनर्वास, गैर सशक्त मजिस्ट्रेटों के लिए प्रक्रिया, बच्चे की आयु का निर्धारण, माता पिता के अधिकार। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, प्रोसीजर फॉर नॉन एम्पावर्ड मजिस्ट्रेट्स। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, गैर सशक्त मजिस्ट्रेटों के लिए प्रक्रिया। Recently, in the state of Madhya Pradesh versus Ramji Lal Sharma and another case, the Supreme Court overturned its own conviction of a man for murder after discovering he was a juvenile at the time of the offence. Section 9 of the Juvenile Justice Act 2015 specifies the procedure to be followed by a magistrate not empowered under the Juvenile Justice Act when handling cases involving children. हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य बनाम रामजी लाल शर्मा एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने हत्या के लिए एक व्यक्ति की अपनी ही सजा को पलट दिया, क्योंकि न्यायालय को पता चला कि अपराध के समय वह किशोर था। किशोर न्याय अधिनियम 2015 की धारा 9 बच्चों से जुड़े मामलों को संभालते समय किशोर न्याय अधिनियम के तहत अधिकार प्राप्त न करने वाले मजिस्ट्रेट द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को निर्दिष्ट करती है। Next, the maximum period of solitary confinement provided under Section 73 of IPC is 1 month, 2 months, 3 months और 6 months. भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के तहत एकांत कारावास की अधिकतम अवधि है 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने या 6 महीने। The correct answer of this question is option C, 3 months. इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, 3 महीने। As per the Section 73 of the Indian Penal Code, whenever any person is convicted of an offence for which under this code the court has power to sentence him to rigorous imprisonment, the court may, by its sentence, order that the offender shall be kept in solitary confinement for any portion or portions of the imprisonment to which he is sentenced, नॉट एक्सीडिंग 3 months इन द होल। भारतीय दंड संहिता की धारा 73 के अनुसार जब भी किसी व्यक्ति को किसी ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है जिसके लिए इस संहिता के तहत न्यायालय को उसे कठोर कारावास की सजा देने की शक्ति है, तो न्यायालय अपने फैसले द्वारा आदेश दे सकता है कि अपराधी को उस कारावास के किसी भाग या भागों के लिए एकांत कारावास में रखा जाएगा जिसकी उसे सजा दी गई है, जो कुल मिलाकर 3 महीने से अधिक नहीं होगी। Now it's time for the practice question. The offence of voyeurism is punishable under Section 354A of IPC, Section 354B of IPC, Section 354C of IPC और Section 354D of IPC. अब बारी है अभ्यास प्रश्न की। वॉयरिज्म का अपराध निम्नलिखित के तहत दंडनीय है: धारा 354A IPC, धारा 354B IPC, धारा 354C IPC या धारा 354D IPC। सेंड अस द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आप इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।